प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम मांग का अर्थ, मांग फलन, मांग के जो प्रकार हैं और मांग के नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र में मांग एक महत्वपूर्ण शब्दावली है। हमको देखना है कि मांग अर्थशास्त्र में किसे कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि सामान्य अर्थ जो लोग लगाते हैं, जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी नहीं होते हैं, कि हम किसी भी वस्तु की मांग कर लेते हैं सर, क्योंकि हमको वो वस्तु या वो सेवा हमको चाहिए होती है। लेकिन अर्थशास्त्र में हमने जैसे लिखा है कि सबसे महत्वपूर्ण मांग का अर्थ होता है कि प्रभावपूर्ण इच्छा, यानी मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा होती है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण घटकों का समाहित होना, इंक्लूड होना, जो वेरियस जो कंपोनेंट्स हैं उसका होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी मांग होने के लिए ये 5 घटक जो हैं उनका होना ज़रूरी है। कोई भी एक घटक अगर लागू नहीं होता है तो अर्थशास्त्र में ये नहीं कहा जाएगा कि किसी भी वस्तु की मांग हो रही है। तो सबसे पहला क्या होता है कि अर्थशास्त्र में मांग का होना का मतलब होता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की पहले इच्छा हो, कि हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं। तो कोई भी वस्तु हमको पाना है, मान लीजिए हमको एक पेन खरीदनी है ना? तो पेन की इच्छा हमारे पास है, तो क्या हमको देखना है, पहले तो हमको पता हो कि हमको खरीदना क्या है। तो उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, तो हमको पेन प्राप्त करने की मान लीजिए इच्छा है। तो केवल इच्छा हो जाने से चल जाएगा क्या? तो कहोगे नहीं, जब तक का हम देखेंगे कि दूसरा कंपोनेंट कहता है कि वस्तु को क्रय करने हेतु, यानी हमको अगर परचेस करना है पेन को, तो साधन की उपलब्धता, हमारे पास पैसा भी तो हो कि ये पेन 20 रुपये की है, तो हमारे पास 20 रुपये है या नहीं है। तो इस प्रकार यदि 20 रुपये हमारे पास है और हम वस्तु पेन खरीदना भी चाहते हैं, तो ये 2 साधन हमारे पास, अभी 2 कंपोनेंट हमारे पास हैं। मतलब तीसरी बात है कि मान लीजिए आपके पास पैसा भी है 20 रुपये और आप पेन खरीदना भी चाहते हैं, लेकिन साधन को व्यय करने की तत्परता वो नहीं है। अगर मान लीजिए आप खर्च ही नहीं करना चाहते हैं 20 रुपये, कंजूस है, मतलब कह लिया जाए, आप इकोनॉमिक हैं, आपके पास पैसा होता है लेकिन आप खर्च करना ही नहीं चाहते, अपना पैसा अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो देखो, पहले इच्छा थी पेन खरीदने की, तो कहोगे बिल्कुल थी। क्या 20 रुपये था? हाँ। क्या खर्च करना चाह रहे हो? तो नहीं सर, हम कंजूस है, हमारे जेब से 20 रुपये निकल जाएगा तो हम कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि क्या है, व्यय करने की तत्परता नहीं थी। तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या है, ये पेन की जो मांग है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो हमको व्यय भी करना होगा, उस 20 रुपये को हमको अपने जेब से निकालना भी पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ 3 चीज़ हो गए। तो आप देखेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एजुकेशन, उसमें ये 3 फैक्टर को ही मांग मान लिया जाता है। लेकिन चूंकि आप लोग आगे अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको और जानना पड़ेगा कि इसमें 2 और भी कंपोनेंट हैं जिनका होना किसी भी मांग के लिए आवश्यक होता है। कि वस्तु की कीमत, मान लीजिए इस पेन की कीमत 20 रुपये है और आप जान रहे हैं कि वस्तु पेन, माने ये पेन जो है 20 रुपये में मिलती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार आपको इस 20 रुपये की पेन के लिए 100 रुपये की डिमांड करता है, तो चूंकि आप एक समझदार उपभोक्ता हैं, जागरूक उपभोक्ता हैं, आपको पता है कि ये 20 रुपये की पेन ये मेरे से 100 रुपये ले रहा है, तो मैं क्यों ना दुकान बदल दूं, दूसरे दुकानदार के पास जाऊं कि वास्तव में पेन की कीमत में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यदि नहीं हुआ है, वो दुकानदार आपकी अज्ञानता का अगर लाभ लेना चाह रहा है, तो आप बताएंगे नहीं, वस्तु की कीमत हमको पता है कि ये पेन 20 रुपये की है, तो हम 20 रुपये में ही ये पेन लेंगे। तो वस्तु की कीमत के आधार पर भी अगर कोई कीमत ज़्यादा करता है तो आपकी डिमांड अपने आप समाप्त हो जाएगी। और समय, पेन की आवश्यकता आपको जब होती है तब आप पेन की कीमत को देखते हैं, फिर खर्च करने के लिए बाकी। तो ये 5 जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं, ये सामूहिक रूप से जब किसी वस्तु के लिए लागू होता है, उस प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए लागू होगा, तभी उसको हम मांग कहेंगे। तो इस प्रकार आपने जाना कि मांग किसे कहते हैं। तो मांग के लिए अर्थशास्त्र में इन 5 घटकों का, 5 कंपोनेंट का होना बहुत जरूरी है। फिर आप आगे देखेंगे कि किसी वस्तु की मांग वह मात्रा होती है जो किसी समय विशेष में किसी दिए हुए मूल्य पर परचेज की जाती है। यानी हमको प्राइस भी पता हो, समय भी हो और ये 3 कंपोनेंट हो, तब ये 5 कंपोनेंट को मिला करके हम कहेंगे कि मांग हुई है। अब आगे आपको देखना है कि मांग फलन किसको कहते हैं। तो चूंकि फलन एक गणितीय अवधारणा है जो स्वतंत्र और परतंत्र चर के बारे में संबंधों की व्याख्या करती है।
यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर एक्स वस्तु है उसकी हम डिमांड करना चाह रहे हैं, तो किसी भी वस्तु की मांग किन तत्वों पर निर्भर करती है। तो हमको देखना है कि सबसे पहला होता है कि प्राइस ऑफ एक्स, जो एक्स गुड्स है उसकी प्राइस कितनी है। अगर प्राइस हम देखते हैं कि सपोज प्राइस अगर ऊंची है तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड को कम करते हैं, और प्राइस जैसे जैसे कम होती है हम डिमांड को बढ़ाते जाते हैं। तो प्राइस से हमारी डिमांड प्रभावित होती है। यानी हमारी डिमांड को प्रभावित करने के लिए आप देखेंगे कि प्राइस जो है ये स्वतंत्र चर होता है ना। इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। इनके परिवर्तन के बाद हमको देखना है इसमें क्या चेंज हो रहा है। तो कीमत में परिवर्तन का प्रभाव मांग पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो कहोगे बिल्कुल पड़ता है, ठीक है ना। दूसरा होता है कि प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। अब रिलेटिव गुड्स का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको पेन चाहिए, तो पेन कैसी चाहिए, तो हमको मान लीजिए पेन अगर ब्लू कलर की चाहिए, ब्लैक कलर की चाहिए, या फिर अपन को कहना है कि जैसे हम चाय ले रहे हैं और चाय के स्थान पर यदि हम कॉफ़ी लेना चाहें, तो रिलेटिव जो गुड्स होता है जो सेम हमारे को संतोष प्रदान करता है, जैसे चाय और कॉफ़ी का प्रयोग व्यक्ति क्यों करते हैं, तो आप कह सकते हो कि वो मान लीजिए उनको विंटर वेकेशन में या विंटर में अपन को लेना है, या कभी ऐसा है कि फ्रेशनेस चाहिए, या फिर अपन को मान लीजिए कि टाइम लिजोल करना है चाय और कॉफ़ी के साथ। इस प्रकार हम देखते हैं। तो मान लीजिए प्राइस जो है कॉफ़ी की अगर बढ़ जाती है ना, या चाय की बढ़ जाती है, तो हम देखते हैं कि चाय की कीमत बढ़ जाने से हम कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार जो रिलेटिव गुड्स है उनके प्राइस का भी प्रभाव हमारी डिमांड पर पड़ता है। तीसरा होता है वाई फॉर इनकम होता है कि जो भी व्यक्ति है उपभोक्ता की जो आय है, कंज्यूमर्स इनकम जो है वो अगर ऊंची आय है, यानी जितनी अधिक आय होगी हम डिमांड उतनी अधिक करते हैं। अगर हमारी इनकम ही नहीं है, कम है इनकम, तो हम डिमांड को कम करेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इनकम और डिमांड का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ऊंची आय के साथ हम ऊंची मांग करते हैं, जबकि हमारी आय यदि निम्न है तो हमारी मांग का स्तर भी निम्न होगा। तो ये तीसरी चीज आपने देखा था। और चौथा होता है कि टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता का जो टेस्ट है, रुचि है, जिन वस्तुओं की टेस्ट उनको लगी हुई होती है, तो उसके प्राइस का फिर वहाँ पर क्या है, महत्व नहीं होता है कि ये चीज़ मेरे को अगर अच्छी लगती है, रुचि की चीज़ है, तो उसके लिए मैं अधिक कीमत देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन वो चीज़ मेरे लिए टेस्टलेस है, उसका मेरे को प्रयोग करना ही नहीं है, तो उसकी कीमत कम भी हो जाएगी तब भी में हम डिमांड नहीं करेंगे। तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। हमने जैसे कल की भी कक्षा में बतलाया था कि ये हर व्यक्ति की जो टेस्ट होता है, जो रुचि होती है, हॉबी होती है, अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। तो मांग फलन में आपने देखा कि ये 4 महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं जिसमें पूरा मांग प्रभावित होता है। किसी एक पे भी चेंज होता है तो उससे हमारी मांग आसानी से प्रभावित हो सकती है। इसके साथ आप देखेंगे कि जो मांग के जो प्रकार हैं, तो पहला आप देखेंगे कि मांग वास्तव में कैसे हम अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला प्रकार आप देखते हैं कि मांग के लिए कीमत मांग है। अगर मैं डिमांड के नीचे अगर पी कर देता हूं तो प्राइस डिमांड कहलाता है। तो हमको बतलाना पड़ता है कि डिमांड का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है। तो आप बताओगे कि डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। जैसे पहले वाले को बस केवल आप ले रहे हो, तो आप बताओगे कि ऊंची कीमत पे, जो ये संबंध मैंने बताया था कि कीमत ऊंची होगी तो हम मांग कम करेंगे, और जैसे जैसे कीमत कम होगी हम मांग को बढ़ाते हैं। इस प्रकार पहला जो है कीमत मांग, वो प्राइस से रिलेटेड होता है जो डिमांड को प्रभावित करता है। इसी प्रकार दूसरा कंपोनेंट अपन अगर लेना चाहें तो आप बताओगे कि दूसरा जो प्रकार होता है मांग का, वो होता है आय मांग। यानी डिमांड के बाद अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो एक्स है इज, अपन बतलाना चाहें कि डिमांड ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ वाई। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा था तीसरा कंपोनेंट, जहाँ पर ये वाला आपने फैक्टर बतलाया था कि ऊंची आय से हम देखते हैं जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है हम मांग बढ़ाते हैं, और आय के कम होने पर हम अपनी मांग को कम भी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि प्राइस के साथ उसका इनवर्स रिलेशन होता है, प्रतिलोम संबंध होता है। तीसरी बात देखना है हमको कि प्रति मांग, रेसिप्रोकल डिमांड है ना। रेसिप्रोकल डिमांड हालांकि जेसी मिल का एक कॉन्सेप्ट है, प्रोफेसर जेसी मिल का। उसमें क्या होता है कि जो डिमांड एक्स है
वो बतलाओगे कि डिमांड एक्स इज द फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्राइस, जिसमें हम हमेशा बतलाते हैं, जैसे मैंने बतलाया था कि प्राइस ऑफ टी अगर अप हो रही है तो जो डिमांड ऑफ कॉफ़ी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर चाय ही महंगी हो गई है तो कोई चाय क्यों पिएगा, उसके स्थान पे वो कॉफ़ी पी ले। और जैसे ही अपन बताते हैं कि प्राइस ऑफ टी और सस्ती हो गई तो जो डिमांड ऑफ कॉफ़ी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि चाय पहले से और सस्ती हो गई तो लोग थोड़ा मोड़ा जो कॉफ़ी पीने के शौकीन थे वो कहेंगे जब चाय सस्ती है तो चाय ही पी लेते हैं ना भाई, मुंह को गर्म ही तो करना है, शरीर में गर्मी ही तो लाना है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो रिलेटिव गुड्स थी, यानी हम प्राइस चेंज कर रहे हैं टी की और डिमांड किसकी प्रभावित हो रही है, कॉफ़ी की। तो किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का किसी दूसरे वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ना वो रिलेटिव प्राइस कहलाता है। यानी रिलेटिव प्राइस जो है वो प्रतिपूरक मांग या रेसिप्रोकल डिमांड कहते हैं, रेसिप्रोकल डिमांड। ये कॉन्सेप्ट है किसका, तो आप कहेंगे कि ये प्रोफेसर जेसी मिल, जेएस मिल का है ये कॉन्सेप्ट। तो ये आपने देखा। इसके साथ ही अपन को दो और शब्द यहाँ पर जानना पड़ेगा कि कुछ वस्तुओं के संदर्भ में यहाँ पर बात की जाती है कि पूरक वस्तु किसको कहते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर पूरक वस्तु के बारे में बता दें कि पूरक वस्तुएं क्या होती हैं और दूसरा होती हैं स्थानापन्न वस्तुएं। तो पूरक वस्तुओं के बारे में बोला जाएगा कि जब दो वस्तुओं की मांग किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ की जाती है ना। जैसे हम पेन और इंक की बात करते हैं या फिर हम क्रिकेट और बैट की बात करते हैं। मान लीजिए हमने बैट रखा हुआ है लेकिन हमारे पास बाल ही नहीं है, तो हमारे पास क्रिकेट के साथ साथ बाल भी होना चाहिए, क्योंकि केवल क्रिकेट का बैट रखे हैं और बाल है ही नहीं हमारे पास, तो उस बैट का कोई मतलब नहीं है। या फिर हमारे पास बाल है मान लीजिए और बल्ला ही नहीं है, बैट ही नहीं है, तो ये एक साथ मांग करने वाली बात है। जैसे अपन क्या करते हैं, कार ले लेते हैं और पेट्रोल ले लेते हैं, है ना। तो ये जो दो वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, बिना पेट्रोल के कार चल पाएंगी क्या? या कार आपके पास है पेट्रोल ही नहीं है तब, या पेट्रोल रखे हैं आप लेकिन आपके पास गाड़ी ही नहीं है तो पेट्रोल लिए क्या करेंगे आप? तो ऐसी दो वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग की जाती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहलाती हैं, एक दूसरे के बिना जो बिल्कुल न चल सके। और दूसरा होता है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तु के लिए हम सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि ऐसी दो वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त की जाती हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जैसे मैंने चाय और कॉफ़ी का एग्जांपल आप लोग को बतलाया था, गुड़ और चीनी की बात मैंने की थी, तो यहाँ पर आप बतला सकते हैं कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग की जाती हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड या स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। इनका अध्ययन हमको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि किस प्रकार कैसी वस्तुएं हैं और उसका क्या प्रभाव आपस में पड़ता है। अब इसके बाद हम देखेंगे आज का जो अंतिम पड़ाव है कि मांग का नियम हम किसको कहते हैं। तो आप देखेंगे कि अन्य बातें समान रहने पर, कल की कक्षा में मैंने बताया था कि अन्य बातें समान रहने का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है इकोनॉमिक्स में। तो जो डिमांड फंक्शनर हैं उसके लिए कहा जाता है कि मांग का जो नियम है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा अर्थात मांग में विपरीत सम्मत होता है। यानी हम अगर कहें कि प्राइस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और प्राइस इज इनवर्स रिलेटेड टू एक्स फॉर डिमांड, तो हम बताएंगे कि जैसे जैसे प्राइस, देखो इनवर्स रिलेशन है तो प्राइस ऊंची होगी, बार बार हम कह रहे हैं प्राइस ऊंची है तो हम एक वस्तु की जो डिमांड है कम करेंगे और प्राइस जैसे जैसे कम होगी हम उस वस्तु की मांग को बढ़ाते हैं। ये एक सामान्य कथन है मांग के नियम का जो आपको जानना होगा। यहाँ पर P जो है वस्तु की कीमत है जबकि X जो है वो वस्तु X की मांग है। अच्छा, यहाँ पर फिर से एक बार बतलाया जाए कि अन्य बातें समान रहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो अन्य बातें समान रहने का मतलब होता है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि 4 कंपोनेंट होते हैं डिमांड फंक्शन में कि डिमांड ऑफ एक्स गुड्स, एक्स वस्तु की जो डिमांड है इज द फंक्शन ऑफ प्राइस एक्स, रिलेटिव गुड्स की प्राइस जो है, और आपकी इनकम मैंने कंज्यूमर की इनकम और कंज्यूमर का टेस्ट। तो इसमें मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि प्राइस की बस बात कर रहा हूँ तो केवल प्राइस वाले रिलेशन को मेरे को रखना है, बाकी 3 कंपोनेंट जो है रिलेटिव प्राइस जो है, रिलेटिव गुड्स की जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहे पहली बात तो, ठीक है। दूसरी इनकम है वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए
और तीसरी बात हम मानकर चलते हैं कि जो कंज्यूमर की जो टेस्ट है वो भी कांस्टेंट हो। इन तीनों में कोई परिवर्तन ना हो तो केवल हमको देखना है कि डिमांड का केवल कीमत में परिवर्तन का प्रभाव सीधा-सीधा क्या पड़ता है। तो अन्य बातें समान रहने का मतलब है, जब हम मांग के नियम की बात कर रहे हैं तो 3 जो और घटक हैं उनको स्थिर मान लेते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसा मान लीजिए, तो आप बताएंगे कि प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है। अच्छा, एक और बात किया जाता है जब हम मांग को इसको अपन ग्राफ के रूप में बतलाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो एक्स अक्ष है उसमें हम डिमांड को लेते हैं, मांग को लेते हैं, और जो वाई अक्ष है वहाँ पर हम प्राइस को लेते हैं। तो हमने बताया था ये स्वतंत्र चर हैं। स्वतंत्र चर का मतलब होता है उसको हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पर लेंगे आप वाई अक्ष में, प्राइस में चेंज करने के लिए आप फ्री हैं, है ना, स्वतंत्र हैं। उसका प्रभाव एक्स पे क्या पड़ रहा है, यानी प्राइस ऊंची प्राइस थी तो हम डिमांड क्या करेंगे, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड क्या करेंगे, पहले इतनी थी, कम कर रहे थे डिमांड, इतनी डिमांड कर रहे थे, ऊंची प्राइस थी, जैसे ही प्राइस घट करके यहाँ हो गई, यानी P1 से होकर के P2 हो गई, तो आप देखेंगे कि अब डिमांड जो है वो बढ़ करके कितनी हो गई, यानी अब कितना करने लग गए आप डिमांड। और जैसे ही प्राइस घट करके P3 हो रही है तो आप देखेंगे कि आप डिमांड और ज़्यादा कर दिए, यानी जो Q1 था Q2 बढ़ गई थी डिमांड, अब Q3, यानी इधर बढ़ रहे हैं हम। जैसे जैसे प्राइस हम नीचे गिरा रहे थे, यानी P1 से P2 किए थे, P2 से P3 किए, तो डिमांड जो Q1 है उसे बढ़ करके Q2 तक का हो गई, फिर लास्ट में OQ3 तक का हो गई। ये तीनों पॉइंट को मिला करके जिस ग्राफ का निर्माण होता है उसको हम डिमांड कर्व कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न ये होता है कि जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं और नीचे गिरता हुआ क्यों होता है। तो उसके लिए जो 2-3 महत्वपूर्ण कारक है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसमें कंपोनेंट आप देख करके बतला देंगे कि इसमें मुख्य रूप से आप बताएंगे कि सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में, यहाँ पर एक शब्द याद रखेंगे कि वस्तु सामान्य होना चाहिए, है ना। सामान्य वस्तु यानी हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर 2-3 वस्तुएं और आएंगी जिसमें हम गिफिन वस्तु की बात करते हैं, निम्न वस्तु की बात करते हैं, गिफिन और निम्न वस्तु के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा, इसको हम बात की कक्षा में बतलाएंगे। आज केवल हम मांग के नियम का कथन बतला रहे हैं। तो सामान्य वस्तु के संदर्भ में पूछा जाता है कि मांग वक्र बाएं से दाएं और नीचे की ओर क्यों गिरता है, तो आप बतलाएंगे कि हमने इसके पहले पढ़ा था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, पहला कारण है। ये लागू होता है कि जैसे जैसे हम एक जैसी वस्तु, होमोजेनियस वस्तु का प्रयोग करते हैं तो हर अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली यूटिलिटी चूंकि कम प्राप्त होती है, इसलिए भी हम मांग क्या है, कम करते हैं। पहली रोटी की तुलना में दूसरे से हमको कम संतोष मिलेगा, फिर दूसरे से तीसरी में जाते तो और कम मिलेगा। इस प्रकार जो उसी वस्तु से एक जैसी वस्तु है फिर भी हमको जो यूटिलिटी मिल रही है वो कम मिल रही है, इसका मतलब डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रहा है, ठीक है, DMU। और दूसरा होता है कि कीमत में परिवर्तन के बाद जो प्रतिस्थापन प्रभाव, एक शब्द होगा प्रतिस्थापन प्रभाव, का मतलब होता है कि कीमत में परिवर्तन हो रहा है, स्थाना प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब होता है कि हमने देखा कि प्राइस अप है तो हम चेंज करते हैं, प्राइस डाउन है तो ये थोड़ा सा हम अपनी वस्तु को, ऊंची हो गई है प्राइस और वस्तु हमको खरीदनी है, तो किस प्रकार हम किस चीज़ का वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे उस वस्तु को खरीदेंगे, इसके बारे में यहाँ पर विचार करता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर हमको देखना है कि कीमत में परिवर्तन हो जाने के कारण जो उत्पन्न आय प्रभाव है, यहाँ पर आय प्रभाव जो उत्पन्न हो रहा है, यानी आप देखेंगे कि चूंकि प्राइस क्या हो गई है, अगर ज़्यादा हो गई किसी वस्तु की तो ज़्यादा हो गई, तो अब क्या होगा, मान लीजिए जो शक्कर है वो 10 रुपये के स्थान पे 20 रुपये किलो हो गई, तो शक्कर का रेट बढ़ गया है। तो आपके पास इनकम तो उतनी थी, हमने पहले ही बता दिया कि इनकम आपको क्या है मानना है, फिक्स मानना है। तो आपकी वही इनकम होने के बाद आप देखते हैं कि जो 10 रुपये की चीनी थी वो 20 रुपये हो गई, तो आपको चीनी तो 1 किलो ही लेना है, तो आपको किसी दूसरे वस्तु का उपभोग को या तो कम करना पड़ेगा या उसका कैसे प्रतिस्थापन करना है, किस चीज़ को आप हटा सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था करता है कंज्यूमर, उस पूरे स्टडी को देखेंगे। इन सभी के कारण क्या है, जो मांग का वक्र जो है बाएं से दाएं और नीचे की ओर गिरता है। और तो इस प्रकार आपने देखा दोस्तों कि आज हमने मांग का अर्थ देखा है, कब मांग
की जाती है अर्थशास्त्र में, तो उसके लिए पांचों कंपोनेंट को देखा। मांग फलन किसे कहते हैं ये देख पाया। मांग के जो विभिन्न प्रकार हैं जिसमें आपने कीमत मांग, आय मांग और प्रतिपूरक मांग या रेसिप्रोकल डिमांड के बारे में स्टडी किया। और मांग के नियम का जो प्रारंभिक कथन है उसका सामान्य अर्थ समझा है। इसके आगे की जो कक्षा है ये बाद में बताया जाएगा कि किन वस्तुओं के संदर्भ में क्या होती है, और इसके साथ ही मांग की लोच की अवधारणा बताया जाएगा। थैंक यू।